अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछा। उसने पूछा कि ये जो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी हमला है, जंग है इजराइल के साथ मिलकर, इसका क्या होगा। जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपने सैनिकों से बात की और उन्होंने बहुत सारे ईरान के जहाज़ समंदर में डुबो दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि डुबोए क्यों, उसे जब्त कर लेते, आगे हमारे काम आता। तो ट्रंप के हिसाब से उनके सैनिकों ने जवाब दिया कि नहीं, जब्त करने में मज़ा नहीं था, उसको डुबोने में मज़ा आया। फिर उन्होंने कहा कि असल में हमारे सैनिक मज़े ले रहे हैं, जंग के मज़े ले रहे हैं। याद रखिएगा ये लाइन। इस बातचीत के 24 घंटे के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अचानक सामने आते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से ये खबर चल रही थी कि शायद इस जंग में नेतन्याहू ईरानी हमले में मारे गए। फिर उनकी कुछ तस्वीरें आई। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे थी कि नेतन्याहू की 6 उंगलियां, अब नेतन्याहू की 5 उंगलियां हैं, पर उसमें आया कि ये फेक है और नेतन्याहू अब मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है सचमुच मौत हो चुकी है। तो नेतन्याहू की मौत की खबर बहुत तेज़ी से उड़ी और ईरानी मीडिया ने भी इसे कहा कि नेतन्याहू हमले में मारे जा चुके हैं। कई ऐसी मीटिंग हुई जब जंग बिल्कुल ख़तरनाक मोड़ पे, तब बाकी इजराइल के तो लोग आ रहे हैं, नेतन्याहू गायब, और ऐसा होता कम है। फिर पता चला कि वो तेल अवीव और बाकी जगहों पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर ये खबर आई कि शायद वो अंडरग्राउंड हो गए, बंकर में है, क्योंकि ईरान जिस तेज़ी से मिसाइल फेंक रहा है। खामनेई की मौत के बाद ईरान नेतन्याहू को सीधे निशाने पर लिया हुआ था। ये सारी चीज़ें, सारी अफवाहें, नेतन्याहू की मौत की खबर चल रही थी और तभी अचानक नेतन्याहू कल सामने आते हैं और किसी कैफ़े में बैठे हुए, वो वीडियो भी है, और वो कहते हैं, जो पहली लाइन ये है कि देख लो मैं ज़िंदा हूँ। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास एक पंच कार्ड है, ये पंच कार्ड एक हिट लिस्ट ईरान की टॉप लीडरशिप का, और इनमें से 2 नाम काट दिए। एक ईरान के जो खुफिया मंत्री, उनकी मौत हो गई, इससे पहले खामनेई की हुई, इसके पहले एक और की भी बड़े टॉप लीडरशिप की हुई। तो नेतन्याहू कहते हैं कि मेरे पास ये पंच कार्ड है और इसमें से 2 नाम अब कट चुके हैं, बाकी और भी नाम। तो नेतन्याहू आते हैं सामने और ये खुशी खुशी कहते हैं देख लो मैं ज़िंदा हूँ। ट्रंप साहब कहते हैं हम मज़े के लिए जंग लड़ रहे हैं, और इनके मज़े और इनकी खुशी के चक्कर में हो ये गया कि आज 2 तस्वीरें ऐसी आई जिससे जाने अनजाने पूरी दुनिया इन 3 देशों की जंग के लपेट में आ गई है। एक पहली तस्वीर थी फारस की घाटी में मौजूद ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार, जिसका नाम है साउथ पार्स। साउथ पार्स धुआं करके, धू करके जल रहा है, क्योंकि इजराइल ने उस पर बमबारी कर दी। अब साउथ पार्स की अहमियत क्या है इस दुनिया में, ये बताऊं उससे पहले 2 चीज़ें कि पिछले कुछ दिनों से अपने देश में भी अफवाहें चल रही हैं। तो अफवाहें क्या, लोग कतार में खड़े हुए हैं जहाँ जहाँ गैस एजेंसी है सिलेंडर लेकर, कई जगहों पर। लेकिन जब सरकार से बातचीत होती है तो कहते हैं अफवाहें हैं, हमारे पास एलपीजी और सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अच्छा हो कि ये सिर्फ अफवाहें हों, सिलेंडर की कमी ना हो। लेकिन ईरान के इस सबसे बड़े गैस भंडार पर जब इजराइल ने हमला किया तो फिर पलटवार करते हुए ईरान ने पहले ही धमकी दे रखी है कि अगर हमारे तेल या गैस के भंडार पर हमला होगा तो हम खाड़ी के देशों के तेल और गैस के भंडार में आग लगा देंगे। और ठीक वही किया। ईरान ने पलटवार करते हुए कतर के सबसे बड़े गैस भंडार, जो इसी साउथ पार्स का हिस्सा है, वहाँ बमबारी कर दी। सऊदी अरब के रियाद में गैस के भंडार पर बारी कर दी, बमबारी अबू धाबी में कर दिया। अब हुआ ये कि जिस कतर के गैस के भंडार पर ईरान ने पलटवार करते हुए बमबारी की, ये वो जगह है जहाँ से भारत के एलपीजी गैस का 53% आता है। मतलब हमारे देश में जो गैस का इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का 53% इसी कतर से हम खरीदते हैं, और उसी गैस भंडार पर ईरान ने बमबारी कर दी। लेकिन ये पलटवार था क्योंकि उससे पहले ईरान के जिस साउथ पार्स पर इजराइल ने बमबारी की, ये जंग जो सैन्य ठिकानों पर हमले से शुरू हुई, ये जंग जो फिर न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की बात की इजराइल अमेरिका ने, अब वो न्यूक्लियर ठिकाने, सैन्य ठिकाने सब साइड हो गए। अब हमले हो रहे हैं तेल और गैस के ठिकानों पर, और सबसे चिंता की बात दुनिया के लिए यही है। वजह क्या है
कि ये जो साउथ पार्स गैस फील्ड है, इस गैस फील्ड के अंदर इतना गैस है कि पूरी दुनिया में जो 8 अरब इंसान बसते हैं, 13 सालों तक सिर्फ इस एक गैस फील्ड से जो गैस निकलेगा उससे उन्हें गैस मिल सकता है, चूल्हा जल सकता है, ईंधन के काम आ सकते हैं। 13 सालों तक पूरी दुनिया के 8 अरब इंसान इसको यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा गैस फील्ड है। गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका रिकॉर्ड नाम है। अब इस गैस फील्ड जो सबसे बड़ा है साउथ पार्स, 9700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ईरान में है, ईरान की सरहद से लगता हुआ, फारस की खाड़ी में है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस गैस फील्ड में 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है, जो 13 साल तक नॉन स्टॉप पूरी दुनिया के 8 अरब लोग इस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना गैस है। और असल में ये जो गैस का पूरा भंडार है, ये 2 हिस्सों में, एक ईरान के कंट्रोल में है और दूसरा कतर के कंट्रोल में है। इस पूरे गैस फील्ड को ईरान और कतर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कतर जो अपने हिस्से का गैस फील्ड है उसको नॉर्थ डोम कहता है, और इस नॉर्थ डोम को उसने डेवलप करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। लेकिन इजराइल ने जो बमबारी की वो कतर के इस गैस फील्ड पर नहीं किया, उसने ईरान के गैस फील्ड पर किया, क्योंकि कतर के इस गैस फील्ड से अमेरिका, इजराइल, इन लोगों को ही फायदा होता है। ये पूरी दुनिया के लिक्विड नेचुरल गैस का एक बड़ा सप्लायर है कतर, और इसी गैस फील्ड से गैस की सप्लाई होती है। यहां तक कि इस गैस फील्ड से ईरान की 70% जो पॉपुलेशन है वो इसका इस्तेमाल करती है, और इसी पास गैस फील्ड से ईरान में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होता है, और ईरान के लोगों के घरों तक बिजली पहुंचती है। सर्दी में उनको गर्म रखने के काम करती है, हीटर जलते हैं, सारी चीज़ें। तो इसी गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला कर दिया। इधर हमला हुआ, जैसे ही दुनिया के बाजार में ये पता चला कि इस पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है इजराइल ने, मिनटों में गैस के दाम 5% बढ़ गए, 5%, क्योंकि दुनिया को पता है कि इस गैस फील्ड का अंदाजा क्या है। अब ईरान में बिजली की सप्लाई भी कम हो जाएगी इस गैस फील्ड से। दूसरे ये गैस फील्ड में जो हमला किया इजराइल ने, 12% इसके प्रोडक्शन को डैमेज कर दिया है, और इस गैस फील्ड को बनाने में महीनों नहीं कई साल लग जाएंगे। अब 2003 में जब ईरान इराक वॉर चल रहा था, तब इराक ने भी इसी पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था, और तब इसे बनाने में ईरान ने $2 अरब खर्च किए थे, और 2 साल 24 महीने लगे थे वापस प्रोडक्शन शुरू करने में। अब इस गैस फील्ड से, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा गैस का सप्लायर है, वहाँ इजरायली बमबारी इजराइल ने तो कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि इसका नतीजा क्या होगा। जैसी खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप फौरन बयान देने के लिए, अपनी सफाई देने आगे आ जाते हैं कि इस पार्स गैस फील्ड पर जो इजराइल ने हमला किया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, ना हम इस ऑपरेशन में शामिल हैं, और ना हमें इस ऑपरेशन की जानकारी थी। हालांकि खुद अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप को पता था, इजराइल ने बता रखा था कि वो गैस फील्ड पर हमला करने जा रहा है। अब ट्रंप की आदत है, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उन्हें पता है कि इस जंग के दौरान अगर आप ईंधन के ठिकानों पर हमला करेंगे तो बात सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका तक नहीं रहेगी। दुनिया के 195 जो बाकी के देश हैं, 3 हटा दो इनको तो 192, उन तक इसकी आंच पहुंचेगी। वैसे ही लोग परेशान हैं पूरी दुनिया में, भारत, पाकिस्तान से लेकर जितने यूरोप के देश हैं, क्योंकि जंग वो 3 देश लड़ रहे हैं, भुगत सारी दुनिया रही है। तेल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, तेल की किल्लत है। अब ये गैस के भंडार पर जो अभी तक आप झलक देख रहे थे, सड़कों पर लोग गैस के सिलेंडर लिए एजेंसी के सामने कतार में खड़े हुए हैं। अब जब दुनिया के 2 सबसे बड़े गैस भंडार, जो इराक का ये पार्स गैस फील्ड ईरान के हिस्से में जो है, और उधर जो कतर के हिस्से में है, क्योंकि जैसे ही हमला हुआ, ईरान ने पलट कर पहले ही धमकी दी है कि अगर तुम मेरे गैस या तेल के ठिकानों पर हमला करोगे तो हम खाड़ी के देशों के गैस और तेल के कुओं में आग लगा देंगे। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि खाड़ी के देशों से ईरान की क्या दुश्मनी, वो तो इजराइल और अमेरिका हमला कर रहा है। तो यही तो वो देश है जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट कर रखा और अपने सैन्य अड्डे दे रखे हैं कि आइए आप अपने यहाँ जंगी जहाज़ को खड़े कीजिए ताकि यहाँ से आपको आसानी हो ईरान पर बम गिराने में। और इन्हीं के ये गैस स्टेशन बल्कि और तेल के कुएँ वो हैं मिडिल ईस्ट के, अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, जिसका ठेका अमेरिका ने ले रखा है, तो जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अब अमेरिका बहुत दूर है, ईरान अमेरिका पर सीधे हमला कर नहीं सकता, तो चोट पहुंचा रहा है इनके ज़रिए।
और ये गल्फ़ के देश अमेरिका के भरोसे हैं कि दादा तो है, बचा लेंगे हमें, लेकिन अमेरिका अपनी ही नहीं अभी संभाल पा रहा है, तो इन अरब देशों का क्या करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। अब वो सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि हम पे हमला करोगे तो पलटवार करेंगे, लेकिन ये क्या पलटवार करेंगे। लेकिन हो ये गया कि इस इजराइल और अमेरिका के चक्कर में जब पूरी दुनिया में गैस सिलेंडर की और गैस की कमी है, आप ये सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार पर बम गिराकर इजराइल ने उसमें आग लगा दी, पलटकर ईरान ने भी लगा दिया, कतर के, फिर सऊदीया के, फिर अबू धाबी के। तो अब हो गया क्या, गैस सिर्फ उनका है नहीं, ये तो दुनिया को बेचते हैं। अब जब इतने बड़े गैस भंडार में आपने आग लगा दी तो फिर दुनिया के बाज़ारों तक गैस जाएगी कहाँ। अपना तो चलिए 53% खरीदते हैं हम कतर और इन देशों से गैस। पाकिस्तान तो पूरा 99% इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, कतर और बाकी यूएई के देश पर। 99% उनके घरों में जो सिलेंडर आता है वो इन्हीं दो देशों से आता है, यूएई से और कतर से। तो उनकी तो अलग हवा ख़राब। अपनी 53% है अभी तक, जिसे हम अफवाह बता रहे हैं कि हमारे पास सिलेंडर की कमी नहीं, गैस की कमी नहीं, हम दूसरे देशों से ख़रीद रहे हैं। लेकिन जब ये तेल के और गैस के भंडार में आप आग लगा दोगे तो पूरी दुनिया को एक तरह से आप आग की तरफ झोंक रहे हैं। और उधर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मज़े कर रहे हैं हमारे सैनिक, उन्हें मज़ा आ रहा है। और उधर नेतन्याहू कह रहे हैं कि देखो मैं अभी ज़िंदा हूँ, 6 उंगली नहीं 5 उंगली है मेरी। और लड़ाई जो सैन्य ठिकाने तक, परमाणु ठिकाने तक सब समझ में आता है। तो दुनिया सबके जितने भी हैं उनके अंदर एक बना हुआ आपसी समझौता है कि आप उन चीज़ों पर हमला नहीं करेंगे जो सिर्फ आपके देश में तो है पर आपकी नहीं है, उससे पूरी दुनिया का पर असर पड़ता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, ईंधन का कोई भी रूप। क्योंकि अगर सऊदी अरब या ईरान या इराक या कुवैत या कतर के पास अगर तेल या गैस का भंडार है तो अपने लिए थोड़ी रखेंगे, दुनिया को बेचेंगे, उस पैसे से उनका देश चलता है और दुनिया के गैस और तेल की ज़रूरतें पूरी होती है। तो दोनों तरफ से डिमांड एंड सप्लाई बराबर बराबर है। लेकिन अगर जंग में आप सारे नियम तोड़कर तेल और गैस के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हो। और ईरान ठीक उसी तरह गल्फ़ पर जो कर रहा है तो वो सिर्फ अमेरिका पर चोट नहीं कर रहा है, वो इस गल्फ़ पर हमले के ज़रिए पूरी दुनिया को एक तरह से वो भी परेशान कर रहा है तेल और गैस को लेकर। तो कहाँ जंग किस चीज़ को लेकर शुरू हुई और कहाँ आप तेल और गैस तक आ गई। और अगर अभी जंग खत्म होने की कोई सूरत तो नज़र आ नहीं रही, और अगर इसी तरह चलता रहा, तेल और गैस के कुएं में आग लगती रही, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में न सिर्फ तेल गैस, बिजली के दाम तक महंगे हो जाएंगे। यहाँ तक कि बिजली सप्लाई भी ठप हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गैस और तेल और डीजल और इन चीज़ों से चलती है। तो और जब इन चीज़ों पर असर होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, जिसकी भी ढुलाई होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जाता है, चाहे वो खाना पीना हो, सब्जी हो, कुछ भी हो। लेकिन न ट्रंप साहब को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनका अपना है। अमेरिका में उनके पास वो है कि तेल का भंडार है हमारे पास, हमें क्या। और वो वैसे भी ऐलान कर चुके हैं कि कुछ बड़ी चीज़ों को हासिल करने के लिए छोटी छोटी कीमत चुकानी पड़ती है, तो दुनिया वाले तैयार रहे तेल गैस की कीमत चुकाने के लिए। तो जब बातें ऐसी हो रही हैं, बम गिर रहे हैं तेल और गैस के कुएं पर, तो आने वाले टाइम में क्या हालात होगा पता नहीं। वैसे कल सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में ईद भी है, ईरान में भी कल ही है। तो अब देखने की बात यह होगी कि क्या एक ईद के दिन ये सीज़ फायर या युद्ध विराम होता है, खुद ईरान करता है कि नहीं, या इसी बमबारी के दौरान में ये सारी, क्योंकि मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद है 30 दिन के रोज़े के बाद, तो उसमें क्या होता है इस पर भी सबकी नज़र है कि सऊदी से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर ईरान तक, और क्या इजराइल और अमेरिका भी ईद के दिन अपने बम बरसाने की इस एक्शन को रोकता है, और क्या ईरान भी इसके लिए तैयार होता है। तो हर एक की नज़र इस पर है, तो देखिए क्या होता है। पर जो भी है बहुत बुरा है, क्योंकि लड़ वो रहे हैं और हम लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, हम सब खामोखा सज़ा झेल रहे हैं, महंगाई का, तंगी का, सिलेंडर की। बहुत सारे लोग हैं जिनको पास सिलेंडर नहीं है, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं क्योंकि सिलेंडर नहीं है उनके पास। खैर दुआ तो यही है कि सब ठीक हो जाए, बाकी अब क्या होता है तो ऊपर वाला ही जानता है। तो आज की कहानी में इतनी ही, और जितने भी हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर मिडिल ईस्ट में हैं, बहुत सारे बड़ी तादाद में, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और दुआ यही है कि कम से कम ईद के दिन ये बमबारी या नफ़रत या हिंसा या खून खराबा ना हो और ये जंग थम जाए। और हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में ईद, हालांकि कल चांद दिखेगी, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में कल है, तो ये मान कर चलिए कि सैटरडे को इंडिया में ईद है।
तो हमारे जितने भी इंडियन क्राइम तक फैमिली मेम्बर और तमाम फैमिली मेम्बर, एडवांस में ईद की मुबारक। तो आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, हैप्पी ईद, बहुत बहुत मुबारक। और अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।